हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 जो है चल रहा है इंडियन इकोनॉमी की बुक में से, और चैप्टर का नेम भी क्या है, इंडियन इकोनॉमी द एबे ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें आज़ादी मिली थी तब हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो थे फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के वो सारे के सारे समझा दिए थे। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बेटा आपके लिए लेके आई हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एबे ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी जब हमें आज़ादी मिली, उस चीज़ के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ऑन द एबे ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिली, इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर रिवील्ड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, उसके ये जो थे ना हमें करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। सबसे पहले है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट। लो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन कम थी और प्रोडक्टिविटी दोनों के दोनों ही कम थे। अब सबसे पहले आपने मीनिंग समझना है प्रोडक्शन का, और फिर हम आपको समझाएंगे प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको मैं समझाऊंगी कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन का मीनिंग है टोटल आउटपुट, जबकि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या हो गया, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि प्रोडक्शन का मीनिंग हो गया पूरी कंट्री में कितना ज़्यादा आउटपुट है, यानी कि पूरी कंट्री में कनक कितनी है। हम ये बोलें, अगर प्रोडक्शन का बोलें तो प्रोडक्शन का मीनिंग है पूरी आउटपुट टोटल। जैसे किसी के पास एक खेत है, मान लो ये एक खेत है, इस पूरे खेत में से उसको कितनी फसल मिली, ये तो हो गई उसकी प्रोडक्शन, कि मान लो उसको पूरे खेत में से 2000 टन जो है, 2000 टन नहीं 2000 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल्स जो है कणक मिली। वैसे इतनी कम तो मिलती नहीं, बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं मान लो 30 जो है क्विंटल के करीब उसको कणक मिल गई एक खेत के टुकड़े में से, तो ये आपकी टोटल आउटपुट हो गई उस किसान की। क्या हो गई? टोटल आउटपुट हो गई किसान की। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है? प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है इतने से एरिया में, मान लो एरिया पर हेक्टेयर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर मैं बोलूँ इतने से टुकड़े ने मुझे इतनी जो है कनक बीज के दी, इतने से टुकड़े में इतनी कनक पैदा हुई। तो प्रोडक्शन का मीनिंग तो हो गया टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग हो गया आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन के एक टुकड़े से मिलने वाली आउटपुट। बोथ यानी कि दोनों के दोनों कम थे आज़ादी के टाइम। वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द एबे ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा कम थे, साथ में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये देखो हमें ना एक टेबल के ज़रिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बेटा, इसमें है क्रॉप, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ये पर हेक्टेयर के हिसाब से, ये प्रोडक्शन है लाख टन में। कनक जो है 1947 से 660 किलोग्राम निकलती थी। 1947 की बात है, 660 किलोग्राम कनक एक हेक्टेयर ज़मीन से निकलती थी। लेकिन 2016 और 2017 यानी कि अब के कुछ साल पहले की बात करें, हम 2-4 साल पहले की बात करें, तो उतनी ही ज़मीन जिसमें पहले से 660 किलोग्राम कनक निकलती थी, उसमें अब हमें 3216 किलोग्राम कनक मिल रही है। आप खुद सोचो हम कितने ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर जा रहे हैं। क्यों? पहले फसल तो कम होनी थी, बीज नहीं थे, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं थे, कोई केमिकल नहीं थे, कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन अब क्या है? अब हमारे पास अच्छे बीज हैं, हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं, हमारे पास जो है केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हम हर एक चीज़ का इलाज जो है फसल का कर सकते हैं। कीड़ा लगता है हम उसको हटा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास स्प्रे हैं, सब कुछ मतलब यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ना। तो पहले राइस 665 किलोग्राम पैदा हुआ करते थे एक हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर, अब 2550 किलोग्राम जो है ज़मीन के ऊपर एक हेक्टेयर पर कणक पैदा हो जाते, राइस पैदा हो जाते हैं। अब हम लाख टन की बात कर रहे हैं, ये तो एक हेक्टेयर ज़मीन के हिसाब से है, ये लाख टन के हिसाब से है। 1947 में 64 लाख टन का कनक पैदा हुई थी कंट्री में, लेकिन 2016 से 17 में 984 लाख टन कनक पैदा हुई। कहाँ पे? इंडिया में। राइस कनक जो थे चावल थे 220 लाख टन पैदा हुए थे पहले, अब ये बढ़कर 1102 टन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं ये जो है हमें क्या शो करता है कि पहले कितना प्रोडक्शन कम हुआ करता, तो आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा है।
आगे है बेटा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ, अनसर्टेनिटी का मतलब बदकिस्मती, यानी कि आगे ना किसान बदकिस्मती में बहुत बिलीव किया करते थे कि अगर बारिश कम हुई तो हमारी फसल सूख गई, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। यानी कि एक मेंटालिटी थी ये किसानों की, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लोगों को मजबूर करके रखा हुआ था भगवान के ऊपर डिपेंड रहने के लिए। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना तो उन्होंने उनके लिए किसानों के लिए कनाल्स यानी कि नहरें खोद के दी, ना ही उसको कुएं बना के दिए भी आप इसमें से पानी निकालो अपने खेतों को पानी दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंड, क्योंकि ज़्यादातर डिपेंड थी हमारी खेती किसके ऊपर, बारिश के ऊपर। अगर बारिश अच्छी होती, गुड रेनफॉल होता तो इसका मतलब आउटपुट भी गुड है, वाइल जबकि पुअर रेनफॉल, अगर रेनफॉल अच्छा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रेनफॉल जो है वो पुअर आउटपुट, हमें आउटपुट अच्छी नहीं मिलेगी। नो एफर्ट वॉज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के अंडर किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो सिंचाई का पक्का साधन लगा सके। ठीक है, तो जिसमें देखो कैसा कैसा साधन, जैसे कोई कुएं नहीं खो सकता था, कोई नहरें नहीं बना सकता था, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। आगे है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये ना आपके लिए एक शॉर्ट नोट है, तो डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हम बात करेंगे। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मीनिंग है इतनी सी फसल पैदा करना जिससे सिर्फ आपकी फैमिली का गुजारा हो सके। और जो पुराने ज़माने के किसान थे ना, उनकी एक मेंटालिटी थी कि हमें बस उतना ही उगाना है जितना हमारी फैमिली का सर जाए। वैसे भी जो ब्रिटिश थे, अगर वो ज़रा उगा भी लेते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे छीन लेती थी। ठीक है, अभी आप हमें दो। तो डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी उसका चलन था। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली अ मीन ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस यानी कि जीवन गुजारने के लिए एक ज़रूरी साधन के ऊपर देखा जाता था, मतलब उसको बिजनेस नहीं किया जाता था। मतलब जो था ना खेती का, उसका बिजनेस के बारे में लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो अंग्रेज सरकार ने सोचा। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती है इन विच जिसमें द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, फसलें उगाई जाती हैं टू प्रोवाइड, देने के लिए, फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। ये देखो, फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, इस तरह की खेती को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। देयर इज़ अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत ही कम बचता था उनको बेचने के लिए, क्योंकि ये किसान जो थे वो सोचते नहीं थे इतना ज़्यादा, उनको पैसे का कभी होता ही नहीं था। उन्होंने कभी कमर्शियल आउटलुक यानी कि बिजनेस के नज़रिए से देखा ही नहीं था। जब बिजनेस के नज़रिए के हम सोचेंगे नहीं किसी चीज़ को, तो हम तो गरीब होंगे ही ना, हम तो उस चीज़ को बेच ही नहीं रहे। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो आगे तो देखो बेटा, आगे है आपका पॉइंट गल्फ बिटवीन। गल्फ का मीनिंग होता है खाई, बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल मिट्टी के मालिक ज़मींदारों को बोला गया है। टिलर्स ऑफ द सॉइल जो है वो हमें फार्मर्स को बोला गया है, जो किसान होते हैं। एग्रीकल्चर जो है ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज के दौरान जो खेती होती थी वो करेक्टराइज्ड उसकी एक विशेषता थी क्या, बहुत बड़ी खाई थी मिट्टी ज़मींदारों में और किसानों में। क्यों थी? वाइल द ऑनर्स शेयर द आउटपुट, जो मालिक थे उन्हें अपनी फसल का हिस्सा देना पड़ता था, यानी कि दे हार्डली, जो मालिक का मतलब है किसानों को अपनी फसल का हिस्सा शेयर करना पड़ता था। ठीक है, और उन्हें अपनी जो है प्रोडक्शन उसका कॉस्ट बड़ी मुश्किल से मिलता था, यानी कि जितना वो कमाते थे उसमें से आधे से ज़्यादा तो उनका अंग्रेज सरकार ले जाती थी, और जो थोड़ा बहुत बचता था वो भी बहुत मुश्किल से था। तो दे वर मियरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इकोनॉमी। तो इसलिए मतलब किसान जो थे वो एक ही बात सोचते थे कि हमें जो है, जो ज़मींदार थे वो सोचते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कैसे मिले किसानों से, और बेचारे किसान क्या सोचते थे कि हम जो है हमें गुजारा करने लायक जो है वो कहाँ से मिले, फसल कहाँ से मिले। ठीक है, तो आगे है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, इसके बारे में हम बात करें। स्मॉल यानी कि छोटा, फ्रेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में बंटा हुआ। किसानों की जो ज़मीन थी ना वो टुकड़ों में बंटी हुई थी और दूर दूर तक थी। ठीक है, यानी कि इकट्ठी ज़मीन ब्रिटिश सरकार ने किसी भी किसान के पास रहने नहीं दी।
यानी कि टुकड़ों में बांट दी किसान, ज़मीनों को, किसानों की को टुकड़ों में बांट दिया। स्मॉल, या तो उनके पास ज़मीन ही बहुत कम थी, अगर थी तो बहुत दूर दूर थी और टुकड़ों में बंटी हुई थी। यानी कि लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल, यानी कि ज़मीन जो थी वो कम थी, एज वेल एज फ्रेगमेंटेड, और टुकड़ों में बंटी हुई थी। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स अ पीस हियर एंड देयर। ये देखो, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। ठीक है, तो आगे देखो, अनइकोनॉमिक यानी कि ये उनको ना फिर जब वो इतना खर्चा करेंगे छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों के ऊपर, उनको कुछ बचेगा ही, तो फिर क्यों खर्चा करेंगे, वो क्यों फसल पैदा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो वो ज़्यादा खर्चा करते थे, ज़्यादा खर्चा करते उनको आउटपुट कम मिलती, और उसमें से भी अंग्रेज ले जाते, तो उनको बचता क्या था, कुछ भी नहीं। आगे है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के अंडर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। उन्होंने ज़मींदारों को बोल रखा था, आप इतना जो है, आपको हमने मिट्टी के मालिक बना दिया, यानी कि आप किसानों से ज़मीन छीन लो, आप पता है क्या करो, आप हमें इतना पैसा जो है वो फिक्स है आपकी तरफ से, हमें आपको हर महीने इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ज़मींदारों को छूट दे दी जाती थी कि आप कैसे भी करके ये पैसा इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, तो ये देखो क्या सिस्टम था, द ज़मींदार वो रिकॉग्नाइज्ड एज अ परमानेंट ओनर, उनको मिट्टी के मालिक थाप दिया गया, और उन्होंने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें फिक्स्ड हिस्सा दो पेमेंट में से, और ज़मींदार थे वो किसानों से किसी भी तरह का काम करवा सकते थे और ज़मीन में से पैसा निकलवा सकते थे। तो आगे है बेटा, आगे आपका फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का व्यापार करने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया गया कि आपको किसान, उनको ना ज़बरदस्ती पैसे सौंप दिए जाते हैं, भी लो अपने पैसे, हमें तो कैसे भी करके अपनी ज़मीन, अपनी फसल का हिस्सा दो। अगर वो नहीं देते तो क्या करते थे, तो वो ना उनके ऊपर कर्जा डाल देते थे कि आपको हमने जो पैसे दिए थे वो कर्जे के रूप में हैं, अब सारी ज़िंदगी पिसो। तो कमर्शियलाइजेशन बिजनेस करने के लिए मजबूर कर दिया गया किसानों को कि आपने जो है मार्केट में इसका बिजनेस करना है। तो यही तो इस पॉइंट में बताया गया, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके ना आज मैंने डन कर दिए क्या, एग्रीकल्चर के नज़रिए से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट जो है करेंगे। ओके बच्चे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा दी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।